मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था निर्धनता एक चुनौती, और इसके अंतर्गत हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था निर्धनता निवारण के उपाय। उसे हम शुरू करते हैं पूरा। निर्धनता निवारण के उपाय, यानी निर्धनता को कम करने के उपाय। और इन उपायों में हमने दो जो योजनाएं थी उन योजनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया था। पहली जो योजना थी वो कौन सी पढ़ी थी हमने? वो हमने पढ़ी थी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। और इसके बाद में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। दूसरी योजना कौन सी थी? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ये हमने दो योजनाएं पढ़ी थी। अब जो तीसरी योजना आ रही है वो देखिए कौन सी है। ये सब जो योजनाएं चल रही हैं वो किसकी है? निर्धनता को कम करने की है। एक योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी कौन सी योजना थी? काम के बदले अनाज। हम सरकार के द्वारा संचालित उन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो निर्धनता निवारण में सहायक है, यानी जिसके माध्यम से गरीबी को कम करने के उपाय या ठोस उपाय उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो अगली है काम के बदले अनाज। थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं इसको क्लियर, साफ दिख जाए आपको। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और काम के बदले अनाज। अब देखिए काम के बदले अनाज में क्या है। 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया, यानी इसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इसे लागू किया गया। कौन सी योजना को? काम के बदले अनाज योजना को इसे लागू किया गया। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। यानी ये जो कार्यक्रम है काम के बदले अनाज, ये उन ग्रामीण मजदूरों के लिए होता है, योजना थी जिन्हें किसकी आवश्यकता थी? जिन्हें काम की आवश्यकता थी। तो जो सरकार के द्वारा 2004 में वो 150 जिले छांटे गए जिनमें सबसे ज्यादा पिछड़ापन है, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और इनमें गांवों के लोगों में विशेष तौर पर क्या दिया गया? रोजगार दिया गया, जिनको रोजगार की मजदूरी की काफी आवश्यकता है। और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है, यानी इसमें काम के बदले अनाज में जरूरी नहीं कि कुशल मजदूर ही आए। कुशल का मतलब जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसने किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया है, परंतु इसमें अप्रशिक्षित या अकुशल लोगों को भी क्या दिया जाता है? काम दिया जाता है। जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है उनका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो देखिए ये काम क्या है? काम के बदले अनाज अगर दिख रहा है तो काम के बदले अनाज है। ये कोई भी अकुशल मजदूर काम पर लग सकता है, काम कर सकता है, और उससे क्या मिलता है? फिर अनाज मिलता है उस काम के बदले, यानी खाद्यान्न वितरण होता है उसमें। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को इस योजना का संचालन करने के लिए क्या करती है? निःशुल्क, बिना कोई पैसा लिए राज्यों से अनाज भेजती है। और फिर इस
योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। तो ये योजना कौन सी होगी? काम के बदले अनाज योजना। इसके साथ साथ देखिए क्या है, एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद में एक और योजना आई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इसमें 1993 में इसको आरंभ किया गया। इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। पहली बात तो ये, और इसके साथ साथ देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र है वो, और जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें जो शिक्षित बेरोजगार है, जो उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, जो शिक्षित है लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार है, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी वो किसी प्रकार का अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई उद्योग या काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उनको क्या किया जाता है? रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं स्वरोजगार के लिए। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो उसने अगर किसी तरह के प्रशिक्षण लिया है कोई काम करने का, उद्योग लगाने का, तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? सहायता दी जाती है कि वो अपना कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू कर ले। क्योंकि अगर वो इस तरह का कोई उद्योग शुरू करेगा तो वो आगे कुछ लोगों को और काम देगा, इस तरह से निर्धनता निवारण में सहयोगी बनेगा। इसके बाद में देखिए योजना क्या है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। पांचवा देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है, और ये योजना कब चली? 1995 में इसका आरंभ किया गया। 1995 में ये आरंभ हुई। हर योजना आरंभ होती है तो उसके अपने उद्देश्यों को लेकर होती है। उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरी फिर योजना आरंभ हो जाती है दूसरे उद्देश्यों को लेकर। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गांवों के और छोटे छोटे शहरों में वही स्वरोजगार के कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए, ग्रामीण यानी गांव में रोजगार, रोजगार यानी रोजगार के सृजन, यानी नए नए स्वरोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध करवाना। अभी मैंने आपको ऊपर वाले में जो विवरण दिया था वो विवरण इसमें आ जाएगा। ना उद्देश्य लेकर चलते हैं कि छोटे छोटे गांवों को, छोटे छोटे शहरों को इसमें क्या किया जाता है? निकाला जाता है, जो काफी पिछड़े हुए हैं, जहां पर लोगों को काम की अत्यंत आवश्यकता होती है, और उनमें फिर क्या किया जाता है? उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई अगर शिक्षित बेरोजगार है तो उसे स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए, इस योजना में 25 लाख, यानी इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था? 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 25 लाख रोजगार के 25 लाख नए रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर सृजित किए गए। अवसर सृजित किए गए। सृजित का मतलब जिनका सृजन हुआ, नया नया आविष्कार हुआ। इसके बाद देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और अब इसका जो आरंभ था 1999 में हुआ, 1999 में आरंभ हुआ। और इसके आरंभ हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम इसको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे गांव के लोग होते हैं काफी निर्धन या पिछड़े हुए लोग, ठीक है, उनको स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए अपना कोई एरिया है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो वहां सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह खोले जाएंगे, यानी 20 या 25 जो परिवार अत्यंत पिछड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है, प्रतिदिन मिलकर अपने प्रतिदिन का कुछ हिस्सा, यानी 10 रुपए भी, रोज 10 से लेकर 100 रुपए तक का भी हो सके, यानी प्रतिदिन 10 रुपए इकट्ठा करेंगे प्रतिदिन, ठीक है। तो उनका एक 25 लोगों का एक समूह बन जाएगा। अब उनकी जो इनकम है, जो प्रतिदिन 25 रुपए, सॉरी 20 या 10 रुपए इकट्ठा हो रही है, उन 25 लोगों का धन है वो एक जमा धन के रूप में वहां उनके पास होगा। अब उनमें से अगर किसी निर्धन परिवार को पैसों की आवश्यकता है अपना कोई नया उद्योग लगाने के लिए, तो फिर वो जो पैसे उनके जमा धन है वो उसे क्या किए जाते हैं, प्रदान कर दिए जाते हैं, उसे दे दिए जाते हैं, ताकि वो अपना कोई नया उद्योग खोल ले। लेकिन उसके ऐसी बात नहीं उसको दे दिए और भूल जाओ, नहीं, उसको फिर क्या किया जाता है, उसकी किस्त बनाई जाती है, वो उसको उस स्वयं सहायता समूह को वापस भी करने होते हैं, और उसमें जो ब्याज की ऋण होती है वो काफी कम होती है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, वो व्यक्ति अपना एक उद्योग स्थापित कर लेगा, अपने स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा लेगा, साथ ही 4, 5, 10, 20 लोगों को रोजगार के अवसर देगा। तो इस तरह से ये स्वयं सहायता समूह उन क्षेत्रों में खोले जाते हैं जहां पर ग्रामीण निर्धन परिवार रहते हैं, काफी पिछड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है क्या, कि लोगों में जो स्वरोजगार के साधन है वो पर्याप्त मात्रा में बढ़े हैं, यानी स्वरोजगार के कार्यक्रम या स्वरोजगार के जो उपाय है उनका जो अवसर है वो काफी सृजित हुआ है इनके माध्यम से। इसके बाद में हम देखते हैं 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री, आपको ये सारी योजना अपनी नोटबुक में कर लेनी है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देखिए, इसका जो आरंभ हुआ था 2004 में हुआ था। कब आरंभ हुई थी? 2004 में आरंभ। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया वो देखिए, इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक आश्रय, प्राथमिक ग्रामीण पेयजल और इसके साथ साथ ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी केंद्र के द्वारा संचालित है। केंद्र के द्वारा क्या योजना है कि जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें बिजली, उनमें पानी, उनमें शिक्षा, उनमें स्वास्थ्य, यानी बिजली है, पानी है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ये जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं में आती है शिक्षा और स्वास्थ्य भी। जैसे पहले ये था कि मूलभूत आवश्यकता क्या थी, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मूलभूत आवश्यकताओं में, जरूरी आवश्यकताओं में शामिल किया गया है। तो ये देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो प्रत्येक गांव में इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो देखिए यहाँ पर शब्द आता है ग्रामोदय, ग्रामीणों का उद्धार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 2004 में हुआ था इसका आरंभ। और ग्रामोदय का मतलब ग्राम, ग्राम का मतलब गांव, और उदय का मतलब उदय, उनका विकास होना। तो
ग्राम प्लस प्लस उदय, ग्रामोदय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव का विकास करने के लिए इस योजना का आरंभ 2004 में किया गया। एक और महत्वपूर्ण योजना है अंत्योदय योजना। 8वीं जो योजना मैं बता रही हूँ वो है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना, और देखिए अंत्योदय योजना है, इसका आरंभ आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में यानी ये अंत्योदय योजना है, इसका हम अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे, या आगे की कक्षा में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि दी हुई है। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। कम प्रभावी होने का मुख्य कारण, यानी इनका जो परिणाम निकला है वो मिला जुला है। मिला जुला का मतलब बराबर सा ही है, न ज्यादा बहुत अच्छा परिणाम निकला न एकदम खराब परिणाम निकला। ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, लेकिन इनका जो सही तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाना, ये एक कमी रहेगी बहुत बड़ी। इसके अलावा कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी, यानी एक दूसरे से मिली हुई परियोजनाएं भी है। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ गरीबों को नहीं मिल पाए हैं, परंतु हाल के वर्षों में या भी कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा भी इन परियोजनाओं के साथ साथ की ये कमी को ढूंढा जा रहा है कि इस तरह से सरकार के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हुई थी। यानी सरकार के द्वारा देखिए बहुत अच्छी शुद्ध नियत से कोई योजना चलाई जाती है, और सरकार का उद्देश्य भी होता है क्लियर कि किसी भी तरह से हम जो योजना का लक्ष्य है उस वांछित लक्ष्य की हम प्राप्ति कर ले। परंतु कभी कभी क्या होता है कि योजना क्रियान्वित तो होती है, लेकिन वो अपने सफलता के चरण को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा निर्धनता निवारण करने का काफी प्रयास किया गया था, और इसमें वांछित मिला जुला जो परिणाम था वो प्राप्त हुआ। अब अपना जो अगला विषय है वो है भावी चुनौतियां। यानी अब हम देखते हैं अंतिम जो बिंदु आ रहा है, इसका चैप्टर एंड हो रहा है, इसका भावी चुनौतियां क्या है। भारत में निर्धनता में गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता भारत की एक महत्वपूर्ण चुनौती अभी भी बनी हुई है। कुछ गांव और कुछ शहरों में, विभिन्न राज्यों में गांवों में और शहरों में निर्धनता व्याप्त है। कुछ सामाजिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है इसके निर्धनता के। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में आगे 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, और आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। यानी कुल मिलाकर आगे आने वाले 10 वर्षों में इस पर कार्य किया जाएगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। हम ये देखते हैं कि निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य रहा है। आशा है कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को आय के संदर्भ में न्यूनतम आय उपलब्ध होगी, सभी को स्वास्थ्य, सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना होगा, और इसके साथ साथ लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये काम और भी बड़े होंगे। तो इस तरह से ये पार्ट जो है निर्धनता, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाली कक्षाओं में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवाऊंगी। आपको ये योजनाओं के नाम लिखने हैं। थैंक यू।